हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय सर फिजिक्स में। तो नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो कम्प्लीटली बेस्ड है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के आधार पर अपन क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर की आधारशिला रखते हैं, यूँ समझो। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को, जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की मेन थ्योरी थी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि अगर मान लो कि कोई तार है, स्ट्रेट वायर है, उस वायर के अंदर अगर आप करंट फ्लो करवाते हो तो उस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर आप किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करवाते हो तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने बायो-सावर्ट के नियम से निकाला था। अगर याद हो तो बायो-सावर्ट का नियम था क्या, dB = आपने लिखा था म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r की क्यूब। ठीक है, तो ये क्या था, बायो-सावर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म था। और यही जो नियम है अपने को क्या देता है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो थ्योरी दी थी वो ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने ही क्या किया था, एक तार लिया था, उसके अंदर करंट फ्लो करवाया और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए। उसी के आधार पर दो वैज्ञानिक हुए थे भाई, फैराडे और हेनरी। उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि जैसे आप तार के अंदर धारा प्रवाहित करवाते हो तो धारा प्रवाहित होने से क्या होता है, उस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसके विपरीत भी क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। मीन्स अगर आप तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना देते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो क्या होना चाहिए, तार में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। उनकी थिंकिंग तो सही थी भाई, अगर धारा प्रवाहित होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी तो क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए तार के अंदर। तो इसी थिंकिंग के आधार पर उन्होंने क्या किया, 3 प्रयोग किए हुए, 3 एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया। तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए प्रथम प्रयोग। ठीक है, इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, इन्होंने क्या किया, एक सोलेनोइड ली। ठीक है, सोलेनोइड का मतलब एक परिनालिका। देखो, परिनालिका को इसलिए लिया गया है क्योंकि परिनालिका क्या करता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अपने अक्ष पर बनाती है। क्या होती है परिनालिका, अगर मान लो कि आप किसी कुचालक बेलन के ऊपर तांबे के विद्युत तार को लपेट दो, एक जैसे मान लो कि ये बेलन है और इस बेलन के ऊपर तांबे के विद्युत का मतलब इनके ऊपर प्लास्टिक की वायरिंग की जाती है, मतलब कि तांबे के विद्युत तार को इसके ऊपर लपेट दो। तो ये जो युक्ति बनती है, ये युक्ति क्या कहलाती है, आपकी परिनालिका कहलाती है, और ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो इस परिनालिका को इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना। किया क्या था, सुनना, इन्होंने क्या किया, एक परिनालिका ली और उस परिनालिका का रिलेशन कर दिया एक धारामापी के साथ, एक गैल्वेनोमीटर G के साथ इसका रिलेशन कर दिया। ठीक है, और ये परिनालिका का अक्ष है। और सबसे प्रथम एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कोई चुंबक को लाके कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस परिनालिका या इस कोयल के पास में एक चुंबक स्थिर अवस्था में रखी, N और S। ठीक है, ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये कैसे रखी, इन्होंने रेस्ट पे रखी, स्थिर अवस्था में रखी। और इन्होंने क्या देखा कि ये जो चुंबक है, ठीक है, ये जो छड़ चुंबक है, ये इस परिनालिका के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। मतलब अगर इफेक्ट डालता तो क्या होता, इस धारामापी के अंदर क्या आता, विक्षेप आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस चुंबक के द्वारा इस परिनालिका के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला गया और धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आया। तो उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या हो रही थी, गलत साबित हो रही थी। मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या बनना चाहिए, करंट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, जैसे ही मतलब कि सोचा कि ये हो तो रहा नहीं है,
तो ऐसा समझो कि गुस्से से, गुस्सा तो आता ही है, कोई काम करते हैं मतलब अपनी थिंकिंग अगर गलत साबित हो जाती है, जैसे अपन सोचते हैं कि आज सारा कुछ याद किया हुआ है और जाके टेस्ट में मतलब टेस्ट देंगे और टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, मतलब कि ये क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन किए, ये लिखा होगा ऐसे, मतलब कि बहुत कुछ सोचा होता है। लेकिन टीचर्स तो बहुत अलग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं और वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है, बस वही लाइन लगी है बाहर, आपकी थिंकिंग गलत हो जाती है, तो गुस्सा आता है टीचर्स के ऊपर। तो हेनरी और फैराडे को गुस्सा किस पे आया, इस चुंबक पे आया, और इन्होंने क्या किया, तेज़ी से इसको हटाया यहाँ से। तेज़ी से जैसे ही हटाया तो ये डर गई और दारामापी में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। मतलब इन्होंने, फैराडे और हेनरी ने क्या सोचा कि मेरे गुस्से के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या ये धारा, कि जैसे इसको रखा, मतलब कि मैं जब इसके साथ में ढंग से बर्ताव कर रहा था तब तो ये रीडिंग दे ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे को गुस्सा आया और गुस्से आने से मैंने क्या किया, जैसे इसको इधर फेंका तो फेंकने पे इसके अंदर रीडिंग आई और वापस क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मतलब कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इस चुंबक को अब की बार स्थिर अवस्था में न रख के क्या किया, इन्होंने गतिशील अवस्था में रखा। मतलब इस चुंबक को क्या करवाई, गति करवाई। और जैसे इस चुंबक को गति करवाई, मतलब कि परिनालिका के पास में जब इस चुंबक को लाया गया तो लाने पर क्या हुआ, इस धारामापी में विक्षेप आ गया, धारामापी की सुई डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब रखने पर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। डिफ्लेक्शन कब आ रहा था, जब इसको आपने छड़ चुंबक को चलाया। मतलब उनकी थिंकिंग सही साबित हो रही थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र करंट नहीं बना रहा था। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या बना रहा था, करंट बना रहा था। मतलब सोच के देखो, यहाँ पर चुंबक है और इस चुंबक, अपन जानते हैं कि छड़ चुंबक के अंदर छड़ चुंबक कुछ इस प्रकार होती है, एन और एस पोल। एन से निकलती है बल रेखाएं और एस में इंटर करती है, ठीक है। और चुंबक के अंदर बल रेखाओं की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, ठीक है। और अपन ये जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्लोज लूप का निर्माण करती है, मतलब कि बंद वक्र बनाती हैं। ये बंद वक्र हो गया, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। बल रेखाओं के बारे में पढ़ा ही है अपन ने। तो ये क्लोज लूप का निर्माण करती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो किसकी वजह से बना है, इन बल रेखाओं की वजह से बना है। तो ये बल रेखाएं कुछ इस टाइप होती हैं, ये दूर, मतलब कि ये कुछ इस टाइप होती है। तो मतलब ये है कि जब इस चुंबक को पास लाया गया तो बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा हुई थी, जब इसको दूर लेके गए तो बल रेखाओं की संख्या क्या हुई थी, कम हुई थी। मतलब डिफ्लेक्शन तो आ रहा था, लेकिन आ किसकी वजह से रहा था, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की वजह से आ रहा था डिफ्लेक्शन। तो थिंकिंग तो सही साबित हो रही थी, तो मन में तो खुशी थी, क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा प्रयोग उनका क्या हुआ, थोड़ा कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। और इन्होंने जैसे इसको पास लाया तो सुई डिफ्लेक्ट हुई, और जैसे ही दूर लेके गए तो वो जो खुशी थी वो वापस क्या हो गई, गम में बदल गई। सर अब ये गम में कैसे बदली, बताते हैं। देखो, होना तो ये चाहिए था कि सुई जब इसे जो चुंबक, छड़ चुंबक है, ये जब पास लाई गई तो बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, सही है। तो सुई की जो डिफ्लेक्ट हो रही थी सुई, उसकी वैल्यू, मान लो कि ये सुई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई और 5 पे जाके मान लो कि अटक गई, लेकिन जैसे ही और पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, मानते हैं। लेकिन जब क्या किया, इस चुंबक को दूर लेके गए तो होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि दूर लेके जाने पे इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होनी चाहिए, और हुई भी थी। लेकिन इसके अंदर जो सुई के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था वो विपरीत था। अब ये बात समझ में नहीं आई, भाई होना जो चाहिए वो नहीं हो रहा था, और जो हो रहा था वो दिमाग के बाहर था। मतलब कुछ तो अजीब था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो जो एक्सपेरिमेंट थे वो अजीब से थे, और जो प्रयोग मतलब जो एक्सपेरिमेंट थे वो अजीब थे, और जो रिजल्ट आ रहे थे वो भी बहुत अजीब थे। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, मतलब कि पास लेके आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन आ रहा है इधर की ओर, दूर लेके जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन होना क्या चाहिए, इधर जीरो पे आना चाहिए, क्योंकि दूर लेके जाएंगे तो ये जो फील्ड लाइन्स है इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी और डिफ्लेक्शन जीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। मतलब यूँ समझो कि ये गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे थी सुई, मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो जब इसको पास लेके आए तो सुई जो डिफ्लेक्ट हुई वो इस प्रकार हुई, मान लो कि यहाँ तक हुई, सही है।
पास लेके आए तो डिफ्लेक्ट हुई यहाँ तक है, और दूर जब लेके जाए तो होना क्या चाहिए था, ये डिफ्लेक्शन यहाँ तक आया, ये वापस कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ कुछ अलग। क्या हुआ, जैसे ही दूर लेके गए ये सुई जो डिफ्लेक्ट हो रही थी इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये क्या पंगा है सर, बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। वो फिर एक थ्योरी बोलूँगा, थाउस इज ए सक्सेस ऑफ किंग, आगे बताएंगे, ठीक है। तब तक आप धैर्य रखो। तो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, मतलब कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, मतलब अपना मेन मोटिव था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह करंट फ्लो हो रहा या नहीं हो रहा, वो अपना सक्सेस हो गया। जब इसको पास लेके आए तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब सर फ्लक्स में परिवर्तन और फ्लक्स क्या होता है ये भी बताएंगे, और फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है ये भी बताएंगे। हुआ क्या, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हुआ, पास लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है एक्चुअल में वही फ्लक्स होती है, लेकिन उसकी भी शर्त होती है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की अभी डेफिनेशन करवाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। पास लेके आए, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम या ज़्यादा हुई, मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। इस फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। अब ये विद्युत वाहक बल प्रेरित क्या होता है सर, इतनी सारी थ्योरी बोल दी, बता कुछ भी नहीं रहे हो, धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और उस विद्युत वाहक बल की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और उस करंट की वजह से इस धारामापी में क्या आ रहा था, विक्षेप आ रहा था। मतलब अपना फिलहाल जो प्रयोग चल रहा है वो प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, धारामापी में विक्षेप आ जाए कैसे न कैसे, बाकी ये अपने आप कर लेंगे, यही होता है, ठीक है। तो मेन मोटिव अपना सक्सेस हो गया। इस प्रयोग के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, धारामापी में यानी कि धारामापी के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया और ये अपना कामयाब हो गया। उसके बाद में वो कहते हैं ना कि कोरोना की भी तो 3 ट्रायल हुए थे। फर्स्ट ट्रायल के लिए भेजा, कामयाब हो गया तो नहीं लगी व्यक्तियों के, दूसरा ट्रायल कामयाब नहीं हुआ, कभी तीसरा ट्रायल कामयाब नहीं हुआ। तो कम से कम आपके कितने ट्रायल होने चाहिए, 3 ट्रायल होने चाहिए इसके। 3 ट्रायल के बाद में वो ठप्पा लगता है। उसके बाद में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है ये अपन मतलब कि आगे मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, ठीक है। ये प्रथम प्रयोग था जो क्या हुआ था, कामयाब हो गया था। उसके बाद में जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी और फैराडे ने, वो सुनना क्या था, ठीक है। अब की बार इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये सोचा कि जैसे तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं अपन, तो धारा प्रवाहित करने से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो क्या आना चाहिए, धारामापी में विक्षेप आना चाहिए। मतलब एक कामयाब हुआ तो दूसरे के लिए चले, और दूसरे के लिए चले, और इतना आगे सोचा कि पहले तो विक्षेप चुंबक की वजह से भी नहीं आ रहा था, अभी आप कुंडली और तार लेके आ रहे हो उसके पास में, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए यूज़ कर रहे हो इसको। तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सुनना क्या था, इन्होंने क्या किया, इसके पास में एक परिनालिका और रखी, और इस परिनालिका को बैटरी से कनेक्ट किया। इस परिनालिका को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया और प्लग के को ऑन किया, प्लग के को ऑन करते ही हुआ क्या, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, सही है। और ये करंट यहाँ पर क्या बनाएगा, परिनालिका के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये जो दोनों परिनालिकाएं रखी गई है, यानी कि जो दोनों कुंडली है उनका अक्ष सेम है भाई, ठीक है, इनका अक्ष क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इस कुंजी के को ऑन किया गया, प्लग के को ऑन किया गया, इसमें करंट फ्लो हुआ, और वो जो करंट है इसके अंदर पहुँचा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ये कुंडली इसके पास रखी है तो इसके अंदर से क्या होगी, प्रवाहित होगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बना, चुंबकीय क्षेत्र बना, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं वो कहाँ से गुजरेगी, इस परिनालिका से गुजरेगी, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए। मोमेंट का मतलब यहाँ से ऑन किया, इसको ऑन करोगे तो जो करंट की वैल्यू है, यूँ समझो कि ये जो आपने प्लस माइनस ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है ये 5 वोल्ट की है, सही है।
और ओम का जो नियम है वो ये कहता है कि V प्रोपोर्शनल होता है I, V समानुपाती I। 5 वोल्ट की बैटरी तो करंट भी कितना फ्लो होगा, 5 एम्पियर फ्लो होगा। ये लो 5 एम्पियर, सही है। अब ये 5 एम्पियर कुंजी के को ऑन करते ही तो नहीं फ्लो हुआ, कब फ्लो होगा, ये 5 एम्पियर 0 से बढ़ के कहाँ जाएगा, 5 तक जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि बैटरी कितनी अप्लाई की है, 5 एम्पियर की अप्लाई की है। तो जब करंट 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ रहा था तब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित हो रहा था। और उस एक्सपेरिमेंट ने ये अपने को थोड़ा थोड़ा बता जरूर दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तित होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन होगा, तब धारा प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, 5 एम्पियर लगातार नियत है तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित कब हुआ था, जब इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ी थी। तो 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित हुआ वो कहाँ से गुजरा, इस दूसरी कुंडली से गुजरा। और जब इस दूसरी कुंडली से गुजरा तो धारामापी में क्या आया, विक्षेप आया। और धारामापी में विक्षेप आके वापस कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट है 5 वोल्ट की डीसी बैटरी। और अपन ये जानते हैं कि जो डीसी बैटरी होती है उसकी वैल्यू नियत होती है, 5 वोल्ट ले रखी है आपने, डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, मतलब ये अपनी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं करता, नियत वैल्यू। और नियत वैल्यू की धारा नियत मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और नियत मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये अपन ने पहले प्रयोग में किया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नियत है तब तक नहीं करंट फ्लो कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड अगर परिवर्तनशील है तो वो क्या करेगा, दूसरी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 से, यानी कि जब ऑन किया गया तो 0 से 5 तक जब बढ़ी तब तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ और वापस 0। अब करंट कितना वो बह रहा है इसके अंदर, 5 एम्पियर बह रहा है। 5 एम्पियर क्या करेगा, इसके अंदर नियत मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो जो नियत मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ से पास आउट हो चाहे न हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नियत मैग्नेटिक फील्ड धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया जरूर, लेकिन वापस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कामयाब तो हुआ, लेकिन एक मोमेंट के लिए खुशी आई तो सही, थोड़ी देर के लिए आई चाहे, लेकिन आई ज़रूर। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इस प्लग के को ऑफ किया, प्लग के को ऑफ करते ही क्या हुआ, करंट का मान 5 एम्पीयर से कितना हो गया, वापस 0। मतलब सर, मतलब 0 से 5 हुआ, तो जैसे ही प्लग को ऑफ करोगे, ऑफ करते ही क्या हुआ, करंट की वैल्यू 5 से घट के 0 हो गई। मतलब फिर क्या होने वाला है, परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब परिवर्तन। और जैसे ही परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, फिर एक अजीब चीज़ देखने को मिली। और वो क्या थी, इस धारामापी में जो डिफ्लेक्शन आया वो पहले के फिर क्या था, विपरीत था। फिर दिमाग चकराया फैराडे और हेनरी का, मतलब क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि जो कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो जैसे ही कुंजी के को ऑफ किया, ऑफ करते ही धारा 5 से 0, मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो परिवर्तित हुआ है वो यहाँ से पास आउट होगा और धारामापी में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन धारामापी में डिफ्लेक्शन कैसे आया, पहले के विपरीत। अब ये क्या है, देखो उन्होंने ये जरूर सोचा कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये धारा की वजह से आ रहा है। मतलब धारामापी के अंदर जो डिफ्लेक्ट हो रही है सुई, वो धारा की वजह से हो रही है। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र का कहीं ना कहीं तो रोल है धारा के साथ में। मतलब धारा ही विपरीत हो रही है, अपोजिट हो रही है इसकी वजह से। पहले धारा कुछ अलग थी, अभी धारा कुछ अलग है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो अलग है थोड़ा। मतलब जो परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है उसका सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है, धारा के साथ है। ठीक है, अब ये था क्या, ये आगे पता चलेगा। ठीक है, सुनो।
तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया था अपना, लगभग सक्सेस हो गया था। अपना जो मोटिव था जो पहले वाला प्रयोग का सेम ही है। धारामापी में क्या आना चाहिए, विक्षेप आना चाहिए, और धारामापी में जो विक्षेप आ रहा था तो अपना ये जो प्रयोग था वो दूसरा क्या हो गया था, कामयाब हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या, उसके बाद में जो तीसरा प्रयोग था वो तीसरा प्रयोग क्या था, इसी कुंडली को, कुंजी के को ऑन किया, इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, कुंजी के को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित की, और अब की बार इन्होंने इस कुंडली को गतिशील करवाया, मतलब कि इस कुंडली को चलाया, गतिशील अवस्था दी। और जैसे ही गतिशील अवस्था दी तो गतिशील होने की वजह से यहाँ पर जो फील्ड लाइंस बन रही है, बनेगी, obvious सी बात है, क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो फील्ड लाइंस बनी, कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन आप इसको चला रहे हो, चलाने से यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है यहाँ से पास आउट होगी या नहीं होगी, और कम ज़्यादा भी होगा, क्योंकि दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, कम वैल्यू कम होगी फील्ड लाइंस की, और पास लेके आओगे तो फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि अब की बार फिर क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन हो रहा है, और जैसे ही फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। और तीनों ही प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या देखा कि धारामापी में विक्षेप आ रहा है, और इनके जो तीनों के तीनों ट्रायल थे वो क्या हो गए थे, कामयाब हो गए थे। और इनकी जो थ्योरी है, मतलब यूँ समझो कि इनकी थ्योरी लेब से बाहर आ गई, मतलब कि ये थ्योरी दे सकते थे। ठीक है। तो ये इनके 3 प्रयोग थे, और इनके तीनों प्रयोग, और इनके जो तीनों प्रयोग थे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने से मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा कहाँ से पास आउट होगा, इस दूसरी कुंडली से पास आउट होगा, और दूसरी कुंडली से पास आउट होने पर दूसरी कुंडली में क्या आएगी, धारा बहेगी। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी कुंडली में धारा बहना, यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और जैसे इनके तीनों प्रयोग कामयाब हुए, और इन तीनों प्रयोगों के कामयाब होने के बाद में इन्होंने क्या किया, इनके आधार पर कुछ नियम दिए, जिनको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बोलते हैं। नियम स्टार्ट कराने से पहले आपको ये बताता हूँ कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। सर कब से बोल रहे हो कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन है, कहाँ हो रहा है सर फ्लक्स में परिवर्तन, बताएंगे भी कहाँ हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन, क्या होता है फ्लक्स। स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत कोई पृष्ठ रखा है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उन फील्ड लाइंस के नंबर्स को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। सेम का सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या होता है, मान लो कि जैसे आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत आप कोई पृष्ठ रख देते हो। लंबवत का मतलब सर, ये मान लो कि कोई पृष्ठ है, यूँ मानो कि ये चक्ति है कोई, ठीक है, ऐसे समझो कि कोई चक्ति, ठीक है, कोई चक्ति है, यूँ समझो ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है आपका, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा है। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं और पृष्ठ आपका ये ऐसे है, अभी ये पैरेलल है, अभी ये क्या है, पृष्ठ के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पृष्ठ ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लंबवत रखे कोई पृष्ठ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पृष्ठ के लंबवत रखे कोई पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। मतलब ये मान लो कि वो पृष्ठ था और वो ऐसे रखा है, और ये फील्ड लाइंस ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे, पृष्ठ ऐसे, तो ये पृष्ठ इसके साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लो कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ इसके साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पृष्ठ के लंबवत रखे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लंबवत रखे कोई पृष्ठ से गुजरने वाली, अब इससे जितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो पृष्ठ होता है उसका एरिया वेक्टर
सर अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है? जो पृष्ठ होता है उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर ये एरिया वेक्टर क्या होता है? बताते हैं एरिया वेक्टर, 1 मिनट रुको, लेके आते हैं कुछ। ये लो, फिजिक्स की मिलेगी अपनी तो बुक रूम के अंदर, ठीक है। सुनो, एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो ये है पृष्ठ आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है और पृष्ठ ऐसे रखा है, ये फील्ड लाइंस, ये पृष्ठ, ये लो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके पृष्ठ के साथ में। तो जो फील्ड लाइंस गुजरती है पृष्ठ से 90 डिग्री के एंगल पर, जो 90 डिग्री के एंगल से गुजर रही है पृष्ठ से, वो फील्ड लाइंस की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब बात आती है एरिया वेक्टर की क्या होती है। देखो ये मान लो कि कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के सेंटर से, इस पृष्ठ के सेंटर से और पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है? एरिया वेक्टर कहलाती है। मतलब कि उस एरिया की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, उसको शो करता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस ओर होगी? जैसे मान लो कि एरिया वेक्टर यूँ समझो, आपके सामने ये सरफेस है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये डिसाइड करता है पॉइंट P, मतलब कि आपको जिस पॉइंट पर आपको जैसे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो पॉइंट डिसाइड करता है कि इसका एरिया वेक्टर किस ओर होगा। ऐसा समझो कि पॉइंट यहाँ पे रखा है आगे की ओर, ये पृष्ठ है, तो इसके सेंटर से गुजरने वाली और इसके पृष्ठ से लंबवत, ये लंबवत है और सेंटर से गुजर रही है, तो अब एरिया वेक्टर सामने की ओर है। अभी एरिया वेक्टर ऐसे है, अभी एरिया वेक्टर इधर की ओर है, अभी एरिया वेक्टर इधर की ओर है। मतलब पॉइंट डिसाइड करेगा कि आपको एरिया वेक्टर किस ओर चाहिए, आगे की ओर चाहिए, तो ये लो सरफेस को ऐसे रखो, एरिया वेक्टर ऐसे है। तो यहाँ पर देखो ये जो पृष्ठ है, समझना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये जो पृष्ठ है इसको यहाँ पे रख दिया लंबवत, ये लो लंबवत। पृष्ठ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन इसका एरिया कहाँ पे है? मान लो कि एरिया इस ओर है, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एंगल कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय क्षेत्र में रखें कोई किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से जो संबंध रखती है उसको क्या बोलते हो आप? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हो। अगर मान लो कि कोई पृष्ठ है, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? देखते हैं। ये तो मान लो कि जैसे थीटा का मान 0 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप φb से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को आप φb से, और इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया का मल्टीपल होगा, मतलब कि B.A। ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि क्षेत्रफल से, मतलब कि उस एरिया से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है, मतलब कि बल रेखाओं का मान मतलब B, क्षेत्रफल मतलब कि A, तो इससे जितनी गुजर रही है तो मल्टीपल ही होगा B.A। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं। मान लो कि आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार रखा है B, सही है, और कोई एकांक पृष्ठ या मान लो कि कोई क्षेत्रफल या कोई सरफेस इसको ऐसे रखिए इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और उसका जो एरिया वेक्टर है इस ओर होगा, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि सेंटर से गुजरने वाली और पृष्ठ से लंबवत, अब ये पृष्ठ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पृष्ठ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है पृष्ठ से, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार B, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के मध्य बनने वाला एंगल मान लो कितना है? थीटा है, ठीक है। तो अब इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इसके लंबवत कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? अगर गुजरेगी तो कितनी गुजरेगी? अगर नहीं गुजरेगी तो कितनी नहीं गुजरेगी? नहीं गुजरेगी वो फ्लक्स नहीं होगा, जो गुजरेगी वो फ्लक्स होगा। तो इस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐसे जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्या करो, कंपोनेंट वही होते हैं अपने तो आगे पीछे,
इसको क्या करते हैं अपन, घटकों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये लो, थीटा के इस साइड वाला घटक ये b है, ये भी b है। ठीक है, थीटा के इस साइड वाला घटक a कोस थीटा, थीटा के इधर वाला घटक a साइन थीटा। सही है। अब देख लो, a को भूल जाओ, a कोस थीटा को पकड़ो या a साइन थीटा को पकड़ो, क्योंकि a कोस थीटा अभी एरिया है भाई। a को आपने ख़त्म करके उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। अभी दो कंपोनेंट में एक कोस थीटा, एक तो a एक साइन थीटा है दूसरा। जो a कोस थीटा है वो एरिया वेक्टर है, और अपन ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन एरिया वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। और जो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा वही क्या होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो a कोस थीटा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों लंबवत है, मतलब फ्लक्स होगा यहाँ पे भी। और फ्लक्स होगा तो फाई बी इजिकल टू आप बी डॉट ए लिखते हो, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए मतलब एरिया। यहाँ पे भी क्या होगा, फाई बी इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ए कितना है आपकी बार, ए कोस थीटा है, तो बी डॉट ये बी ए कोस थीटा हो गया। और इसको आप क्या लिखते हो, फाई बी इजिकल टू बी डॉट ए कोस थीटा क्या बनाता है, डॉट प्रोडक्ट बनाता है। बोलो एग्री करते हो। और जो ए साइन थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है, और लंबवत के केस में कोई भी फ्लक्स नहीं बनता, यानी कि कोई भी फील्ड लाइन्स यहाँ से पास आउट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस प्रकार होगा। अगर एरिया ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड से पहले ही लंबवत रखा है, तो उससे सारी की सारी जो फील्ड लाइन्स है वो पास आउट होगी। और जो फील्ड लाइन्स सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो। क्वेश्चन है आपका, अगर कोई एरिया वेक्टर, कोई वर्ताकार वलय है, उसका एरिया दे रखा है आपको 3i कैप, कोई वर्ताकार वलय है उसका एरिया दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एरिया है इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और दूसरा आपको दे दिया वो जो वलय है वो 2i कैप बी वेक्टर 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो इस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए आपको, फाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कोई वलय है, ठीक है, उस वलय का एरिया दे दिया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ना, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है वो कितनी है, बी वेक्टर इजिकल टू, यानी कि ये जो वलय है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो आपसे पूछा है कि गुजरने वाला फ्लक्स होगा कितना। ये लो, थीटा एंगल, थीटा नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट पड़ा है, और अपन ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर मान लो कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, फाई बी इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो इनको, फाई बी इजिकल टू बी 2i कैप माइनस 2k कैप डॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको बाद में रख लेते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻4, दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अपन ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो सेम क्वांटिटी होती है वो मल्टीपल होती है, मतलब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। तो 2 को 3 से किया 6, जे कैप है नहीं यहाँ पे 0 के कैप मान लेते हैं, तो ये 0 जे कैप मान लेते हैं, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। के कैप को के कैप के साथ किया तो 2 × 2 यानी कि -4, ठीक है, इंटू ये इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है तो 10⁻⁻6, ये कितना आ जाएगा, 5b इजिकल टू ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, और 5b क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। तो इसको अपन इस प्रकार सोल्व करेंगे।
तो ये था आपका चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एक बात और, जो फील्ड लाइंस पृष्ठ के अंदर इंटर करती है, मतलब ये समझो कि ये पृष्ठ है, ठीक है, सरफेस है, जो फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर कर रही है, मतलब ये यहाँ पे इंटर कर रही है, उन फील्ड लाइंस को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे। और जो फील्ड लाइंस इसके अंदर आउटवर्ड है, मतलब कि जो फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, उन फील्ड लाइंस को आप क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। मतलब सतह के अंदर प्रवेश करने वाली फील्ड लाइंस, मतलब चुंबकीय फ्लक्स, जो फ्लक्स इंटर करता है सरफेस के, उसको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक। और जो फील्ड लाइंस पृष्ठ से बाहर निकलता है, उन फील्ड लाइंस को आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। ठीक है, तो ये था आपका चुंबकीय फ्लक्स और इसका मात्रक होता है वेबर। और एक वेबर के लिए, यानी कि वेबर तो एमकेएस पत्ती के अंदर मात्रक है, और एक वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि न्यू टाइप दे देगा और आपको बोल देगा एक वेबर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁸, 10⁻⁻8, 10⁻7 कितना होता है ये, मतलब कि आपको टिक करके आना है। ठीक है, एमसीक्यू। तो एक वेबर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन, जो फेराडे और हेनरी ने जो प्रयोग दिए थे, उन प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम बोलते हो। ठीक है, तो पहला नियम क्या था इसका, सुनना। यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली के अंदर क्या प्रेरित हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। रिपीट कर देते हैं, सुनना। दूसरा जो इसका इनका पहला नियम जो था वो क्या है, अगर मान लो आप प्रयोग के आधार पर इन्होंने नियम दिया था। पहला प्रयोग, मान लो कि आप क्या करते हो, इस कुंडली के पास में कोई चुंबक लेके आते हो, चुंबक लेके आओ, आपको क्या करना है, फील्ड लाइंस लेके जानी है इनके पास। ठीक है, वो आप फील्ड लाइंस चाहे किसी कुंडली को लेके जा सकते हो या किसी चुंबक को लेके जा सकते हो। मतलब इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जो पहला नियम दिया था, वो नियम ये था कि अगर इस कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइंस जो पृष्ठ के लंबवत जाती है। तो क्या होता है, अगर इस कुंडली के फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, तो उस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब सही, ये विद्युत वाहक बल क्या है? देखो स्टूडेंट्स, अपन ये जानते हैं कि करंट प्रवाहित करवाने के लिए आपको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर किसी परिपथ के अंदर आपको करंट फ्लो करवाना है, तो आप क्या करते हो, एक पावर सप्लाई ऐड करते हो उसके अंदर, उसको कनेक्शन करते हो एक पावर सप्लाई से। तो वो जो पावर सप्लाई होती है उसको ही आप क्या बोलते हो, मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ऐसे समझो, आपने बोला कि कोई सेल है, आपने किसी परिपथ के अंदर 5 वोल्ट का सेल लगाया, तो वो जो 5 वोल्ट है वो क्या है, विद्युत वाहक बल है उस सेल का। समझे नहीं समझे? तो किसी परिपथ के अंदर करंट फ्लो करवाने के लिए क्या ज़रूरी है, पावर सप्लाई, विद्युत वाहक बल जरूरी है। तो क्या हुआ, जब इस चुंबक को पास लेके गए, मतलब फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जब पास लेके गए, तो इन फील्ड लाइंस के अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन की वजह से इस कुंडली के अंदर एक पावर सप्लाई आती है, पावर सप्लाई जनरेट होती है, मतलब पावर सप्लाई जनरेट मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है, इसके अंदर करंट फ्लो करवाता है। वो विद्युत वाहक बल इसके अंदर करंट फ्लो करवाता है। यही क्या है, विद्युत वाहक बल जो करंट फ्लो करवा रहा है, उसी की वजह से क्या होता है, इस धारामापी में विक्षेप आता है। और ये क्या था भाई, फेराडे का प्रथम नियम था। रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से उस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और उस विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्लियर है? यही है फेराडे का प्रथम नियम। और इस चैप्टर के
PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो सारा का सारा सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, पहले इसके अनुप्रयोग, उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स, और आगे जैसे जैसे ये चलता जाएगा सारे के सारे नोट्स के अंदर सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, ठीक है। आपको पढ़ने में भी आसानी रहेंगे। और लिंक कहाँ दिया जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसका फैराडे का प्रथम नियम कंप्लीट हो गया। अब सुनना भाई फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, वही है अपनी। तो फैराडे के पास तो 2 कुंडलियाँ ही थी, ठीक है, ये लो केल्विनोमीटर, ठीक है। पास में लेके आए चुंबक या कोई ऐसी चीज़ जिससे क्या बन सके? मैग्नेटिक फील्ड बन सके, ठीक है। सेकंड जो लॉ था ये था कि अगर मान लो कि आप इसको पास लेके जाते हो, तो पास लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा होगी। फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा हुई मतलब इसके अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। किसमें? फ्लक्स में, क्योंकि फील्ड लाइंस ही क्या होती है? एक्चुअल में फ्लक्स होती है। और फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो किसके साथ होगा? टाइम के साथ होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके पास लेके जाते हो तो टाइम की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। मतलब वो जो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन, वही परिवर्तन क्या करता है? इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है, मतलब कि एक पावर सप्लाई जनरेट करते हैं। तो पास लेके गए तो फ्लक्स का मान कम, फ्लक्स का मान ज़्यादा, दूर लेके गए फ्लक्स का मान कम, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फ्लक्स में परिवर्तन को आप कैसे लिखोगे? d∅b/dt, जहाँ पे φb क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। ये फ्लक्स परिवर्तन क्या करता है? इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है, और उस विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू होती है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन उतना ज़्यादा क्या होगा? ये विद्युत वाहक बल, और उतनी ज़्यादा क्या बहेगी? करंट बहेगा। तो सेकेंड लॉ था जो फैराडे का, वो क्या था? इसको पास लेके आए फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा, दूर लेके गए फ्लक्स में परिवर्तन कम, तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ E। ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये समानुपाती होता है या इक्वल होता है। ये समानुपाती होता है किसके? इसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के, मतलब d∅b/dt। यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगी? एक वैल्यू आएगी k, d∅b/dt, और यहाँ पर एक सिंबल आता है माइनस, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर ये जो माइनस सिंबल आया है इसी पर पूरा का पूरा लेक्चर चलेगा, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी? लेंज के नियम से होगी, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये जो माइनस सिंबल आया है ये लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आया। अब ये लेंज का नियम क्या है सर? बताएंगे, सब्र धैर्य, ठीक है। तो समानुपाती चिन्ह हटाया तो यहाँ पर क्या आया? एक कॉन्स्टेंट आया k, और साथ में क्या आया? माइनस का साइन, d∅b/dt, और k की जो वैल्यू होती है वो mks पद्धति के अंदर कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ है वो क्या है? E = माइनस का d∅b/dt, मतलब जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और जितना ज़्यादा विद्युत वाहक बल होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा? करंट आएगा, और उतना ज़्यादा क्या आ जाएगा? धारामापी में विक्षेप आएगा, ठीक है। तो E = क्या होता है? माइनस का d∅b/dt, और यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। अब नियम देने के बाद 2 नियम दे दिए, उसके बाद में इन्होंने जो अजीब घटना हो रही थी, मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट में इनका जो मोटिव था मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना, वो कामयाब हो गया था। लेकिन जो डिफ्लेक्शन आ रहा था धारामापी के अंदर, मतलब पहली बार पास लेके आते हैं तो इधर की ओर आ गया, और दूसरी बार जब दूर लेके जाते तो डिफ्लेक्शन इस साइड आया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनके दिमाग से परे था। तो अब इसके प्रयोग के लिए ये तीसरे व्यक्ति के पास गए और तीसरे व्यक्ति की हेल्प ली।
यूँ समझो। और वो जो तीसरा व्यक्ति था उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये किसकी वजह से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और उसने भी क्या दिया, एक लॉ दिया। तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था भाई लेंज। ठीक है, लेंज नाम के वैज्ञानिक ने इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर एक नियम दिया। मतलब सुनना, जैसे क्या हुआ, फैराडे और हेनरी ने क्या किया, इसके पास में जब एक चुंबकीय क्षेत्र या एक चुंबक को पास लेके गए तो जब इसके अंदर फील्ड लाइंस के अंदर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। फील्ड लाइंस वेरी किया तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस धारामापी में विक्षेप आया, दूर लेके गए तो इस धारामापी में विक्षेप कुछ अलग आ रहा था। तो इसके आधार पर लेंज ने क्या कहा कि जब पास लेके जाते हैं तो फील्ड लाइंस में परिवर्तन आता है और दूर लेके जाते हैं तो फील्ड लाइंस में परिवर्तन तो हुआ लेकिन डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आया। मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उस विद्युत वाहक बल की कुछ डायरेक्शन इस प्रकार है कि यह उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। मतलब लेंज का जो नियम है वो क्या था कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उस विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आ रही है कि यह उस कारण का विरोध कर रहा है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। समझना, एक्सपेरिमेंट लेंज ने भी किया इसके ऊपर। इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, ठीक है, एक फेरे वाली, ऐसे समझो कि एक तार की सर्कुलर कोइल ली और उस सर्कुलर कोइल के पास में एक चुंबक को लेके गए। मतलब पहला जो इनका अनुप्रयोग था वो कुछ इस प्रकार था, ये कोइल है, ठीक है, और इसके पास में जब N और S चुंबक को पास लेके आए, मतलब कि इसको इस प्रकार लेके गए, तो इस प्रकार लेके जाओगे तो क्या हुआ, इसके अंदर धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आई। क्यों? क्योंकि ये पास लेके जाओगे तो यहाँ से क्या होगी, फील्ड लाइंस गुजरेगी। ये लो, जब फील्ड लाइंस गुजरेगी तो इसके अंदर मतलब कि पास लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन हुआ और फील्ड लाइंस के अंदर जैसे ही परिवर्तन हुआ, परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित और इस कुंडली में क्या बहेगी, करंट बहेगा। ठीक है, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन किस ओर होगी ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डायरेक्शन का ही सारा रोल है। धारामापी में जो डायरेक्शन आ रही थी कुछ अलग थी, पास लेके आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन इस प्रकार, दूर लेके जा रहे तो डिफ्लेक्शन इस साइड। तो सारा का सारा जो रोल था वो करंट की डायरेक्शन का था। तो हुआ क्या, जब इसको पास लेके आए तो पास लेके आने से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, और जैसे ही फील्ड लाइंस के अंदर चेंज हुआ तो इसके अंदर करंट बहने लगा और उस करंट की जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन इस प्रकार थी कि यहाँ पर ये कुंडली जो बनी वो उस धारा की डायरेक्शन में क्या किया, इसको एक एन ध्रुव बना दिया। मतलब ये एक एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा तो ये इस कुंडली को पास नहीं आने दे रहा है। इस प्रकार इसकी डायरेक्शन हुई। तो ये लेंज भी क्या हो गया, एकदम अचंभित हो गया कि ये हो क्या रहा है सारा का सारा। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या एक्चुअल में, मतलब जिसके कारण जब इसको पास लेके आए तो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ और करंट फ्लो जो हो रहा है वो इसको ही पास नहीं आने दे रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, दूसरी कुंडली ली और दूसरी कुंडली ली, इसके पास में N और S चुंबक को दूर लेके गए। तो जब दूर लेके जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ भी क्या होगा, फील्ड लाइंस गुजरेंगे इसके अंदर से और इसके अंदर से फील्ड लाइंस गुजरेगी। तो इसको जब दूर लेके गए तो दूर लेके जाने पे देखा क्या इन्होंने कि इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण इस कुंडली में भी क्या होगी, धारा बहेगी। लेकिन जो धारा की डायरेक्शन आई वो धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आई कि ये फिर क्या कर रही थी, कुंडली को दूर नहीं जाने दे रही है। मतलब घटना कुछ अजीब अजीब हो रही थी। ये इसको दूर लेके जा रही हो तो इसको दूर नहीं लेके जाने दे रही, इसको पास लेके आते हो तो इसको पास नहीं आने दे रही। मतलब डायरेक्शन तो है। और अपन ये जानते हैं कि अगर किसी कुंडली के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करती है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल का जो लेक्चर है, मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल एक प्रणालिका या एक कुंडली
चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कैसे बिहेव करती है। ये सारा का सारा मैंने जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर है उसके अंदर समझाया हुआ है भाई, ठीक है। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो वो जो कुंडली होती है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करती है, और जो चुंबकीय द्विध्रुव है तो ये भी क्या बनाएगी, एक प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। मतलब इसको जब पास लेके आए तो ये एन की तरह बिहेव करी, ये पास नहीं आने दे रहे इसको। जब इसको दूर लेके जाते हो तो फिर इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन की वजह से फिर इसके अंदर क्या हुआ, धारा प्रवाहित है। और उस धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आई कि वो किसकी तरह बिहेव करने लगा, एस ध्रुव की तरह बिहेव करने लगा। और एस ध्रुव की तरह बिहेव करने लगा तो ये एन है, ये एस है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको दूर जाने नहीं देगा। मतलब इसको पास लेके आए तो विद्युत वाहक बल की वजह से करंट बहा, और इस करंट ने क्या किया, इस कुंडली को एन की तरह बना दिया। और पास लेके आ रहे हो, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पास आने नहीं दे रहा, दूर जाने नहीं दे रहा। ये कैसा अट्रैक्शन है सर? ऐसा भी होता है क्या अट्रैक्शन? होता होगा, हम तो इन चीज़ों से परे हैं, ठीक है। उसके बाद में सुनना, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया। अब की बार इन्होंने क्या किया, इस चुंबक के सिरों को पलट दिया। मतलब कोई कुंडली है, इस कुंडली को के पास में जो चुंबकीय ध्रुव है एस और एन, अब की बार इन्होंने एस ध्रुव को पास लेके आए। एस ध्रुव को पास लेके आओगे तो यहाँ अपने को पता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर प्रवेश करती है एस के, सही है, एन से बाहर निकलती है और एस में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस में प्रवेश करेगी, ठीक है। चाहे प्रवेश करो चाहे निकलो, फील्ड लाइंस में तो परिवर्तन हो रहा है। अगर फील्ड लाइंस में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल बनेगा, और विद्युत वाहक बल बना तो क्या बहेगी, धारा बहेगी, ठीक है। और ये जो धारा बहेगी, ये बहेगी किस प्रकार, धारा की डायरेक्शन कैसे होगी। तो धारा की डायरेक्शन जब इसको पास लेके आ रहे हो तो हुआ क्या, ऐसे मतलब कि फील हुआ कि ये इसको रिपेल कर रहा है। और रिपेल करेगा कब, जब ये एस की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अंदर जो धारा की डायरेक्शन थी वो कुछ इस प्रकार थी, एस की तरह, ये लो, मतलब पास आ रहा है तो ये इसको रिपेल कर रहा है। अब चौथा जो प्रयोग किया गया उसमें इसको दूर लेके गए, एस और एन, इसको जब दूर लेके गए तो फिर क्या हुआ, फील्ड लाइंस में परिवर्तन। फील्ड लाइंस में परिवर्तन मतलब विद्युत वाहक बल। फिर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। लेकिन अब की बार जो करंट फ्लो हुआ उसकी डायरेक्शन फिर अलग थी, और अलग भी कैसे, इसको दूर लेके जा रही है तो दूर जाने नहीं दे रहा, दूर नहीं जाने दे रहा, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। मतलब इन चारों ही प्रयोग के आधार पर जो लेंज नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये था कि जब किसी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हो तो वो जो परिवर्तन किया उस परिवर्तन की वजह से, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की वजह से उस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा उसी कारण का विरोध कर रही है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। और यही क्या है, एक्चुअल में लेंज का नियम है। यानी कि इन सब चारों एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसने इसको नियम घोषित कर दिया कि हाँ ये नियम ही है कि जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, ये धारा उसी कारण का विरोध करेगी। कैसे, ये कुंडली है, इस कुंडली के पास एन पोल को पास लेके गए, तो पास लेके जाओगे तो क्या होगा, इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा इन फ्लक्स रेखाओं, इन फ्लक्स की वजह से, इन बल रेखाओं की वजह से। और ये जो बल रेखाएं हैं इसके अंदर जो धारा बनाएगी उस धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि ये कुंडली एन पोल की तरह बिहेव करेगी। और ये एन पोल है, यहाँ पे भी एन पोल है, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और जब इसको दूर लेके गए तो दूर लेके जाओगे तो फिर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। लेकिन अब की बार जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ उसके कारण जो करंट बहा उसकी डायरेक्शन फिर इस प्रकार थी कि यह उस कारण का विरोध कर रही है। भाई दूर जा रही है लेकिन ये एस बन गया। जब ये एस बना तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको दूर नहीं जाने देगा। इसी प्रकार तीसरा किया गया, इसी प्रकार चौथा किया गया। तो जो लेंज का नियम था वो क्या था कि किसी कुंडली के अंदर जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से
उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है या जो धारा प्रेरित जो धारा बह रही है, उस विद्युत वाहक बल और उस धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। और यही क्या है, आपका लेंज का नियम है। और ये चारों के चारों इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। सर मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, धारा बही, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन सर परिपथ के अंदर आपने जो बैटरी कनेक्ट की है उसकी कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी ही क्या करती है, उस परिपथ के अंदर करंट फ्लो करवाती है। तो यहाँ पर सर एनर्जी कहाँ है जो इसके अंदर करंट फ्लो करवाए? क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन मैंने ही पूछा है। ठीक है, सुनो। देखो, अपन ये जानते हैं कि जो बैटरी होती है वो एक एनर्जी का सोर्स होती है। जो एनर्जी क्या करती हैं, अपन उन इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर जाते हैं और जो क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आई? यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन हुआ, ठीक है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, ठीक है, धारा बहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आई? सुनना ध्यान से। देखो, जब अपन क्या करते हैं, इस चुंबक को पास लेके जाते हैं, इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके गए तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ। फ्लक्स परिवर्तन से इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ तो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ और वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि वो इस कारण का विरोध कर रहा है, मतलब इसको पास नहीं आने दे रहे हैं, पास नहीं आने दे रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, इसको फिर पास लेके जाते हो, मतलब पास लेके जाते हो तो क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो आप क्या कर रहे हो, इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो। पास जा रहे हो तो पास नहीं आने दे रहा, दूर जा रहे हो तो दूर नहीं जाने दे रहा। हर प्रकार से आप क्या कर रहे हो, विरुद्ध कार्य कर रहे हो। और वो जो विरुद्ध किया गया कार्य है वही किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। और वही एनर्जी क्या करती है, इसके अंदर करंट फ्लो करवाती है। आई बात समझ में? तो हर चीज़ का लॉजिक होता है, ठीक है। वहाँ पर सोर्स ऑफ जो बैटरी है वो एनर्जी का सोर्स है, यहाँ पर एनर्जी का सोर्स है क्या, आपके द्वारा इसके विरुद्ध किया गया कार्य किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे? पास लेके गए, फ्लक्स परिवर्तन से धारा प्रवाहित हुई, धारा ने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे मैग्नेट का निर्माण किया जो इस मैग्नेट का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन आप उस विरोध के विरुद्ध क्या कर रहे हो, जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। वो किया गया कार्य किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। उस एनर्जी की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। और जो करंट फ्लो हुआ, अपन ये जानते हैं कि करंट फ्लो होने की वजह से तार गर्म हो जाता है। अब तार गर्म हुआ तो किससे हुआ, इसके अंदर जो करंट बह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से बह रहा है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई कहाँ से, इसने जो विरुद्ध कार्य किया। तो किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो जो ऊर्जा संरक्षण का जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। और इसी पर क्या है, ये आधारित है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।